हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हो भाई, आपकी डेली क्लासेस यहाँ पे हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पे 6 से 7 आपकी फिजिक्स की क्लास हो रही है, 7 से 8 आगे आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी और 8 से 9 आपकी मैथ्स की क्लासेस तो चल ही रही है। तो बच्चे, वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे थे, 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, 4था लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो पिछले लेक्चरों में, बिल्कुल कमेंट करो, बिल्कुल पूछ लो, हम यहाँ पे आपको बताने के लिए हैं। और अगर आज की भी क्लास में कुछ दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे 4था लेक्चर को आज करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था और अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे देख लेते हैं, यहाँ पे संख्याओं का परिचय हमने पहले ही कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी पढ़ लिया था। तो बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के साथ साथ उससे संबंधित प्रश्न भी हमने कर लिए थे, एक होमवर्क भी दिया था। तो भाई जिस जिस बच्चे ने किया है होमवर्क, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर हमारा होमवर्क हो गया है। और जिन बच्चों ने नहीं किया है भाई, होमवर्क किया करो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलते हैं, उससे आपका होता है पूरा रिवीजन। तो होमवर्क पक्के से कर लिया करो। आज की क्लास के लास्ट में होमवर्क आज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे। तो आज पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चे, आज समझते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो HCF निकालने का, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने का एक विधि है। ठीक है, और इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जो हमने पिछली क्लासों में सीख लिया था। तो बच्चे यहां पर देखो कि अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको भी जानना है तो यहां पे आपको थोड़ा सा प्रमेयिका को भी ध्यान में रखना होगा, है ना। साथ साथ आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना भाई, HCF आखिर में होता क्या है। पहले पढ़ा था तो याद होना चाहिए कि HCF आखिर में है क्या, है ना। तो जल्दी से एक बार HCF को करेंगे रिवाइज। तो बच्चे, महत्तम समापवर्तक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। अगर मैं कोई 2 अंक लूं यहां पर, तो क्या आप निकाल सकते हो उसका HCF? पहले निकाला हुआ है भाई, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, तो यहां पर भी निकाल लोगे। तो यहां पे देख सकते हो, अगर मैं कोई 2 संख्या ले लूं, चलो कोई भी 2 संख्या ले लो, चलो मैंने ले लिया 12 और 16 ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं बच्चे इसका HCF निकालो, तो शुरू से क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं इसके HCF निकालने की बात करता हूं तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से भाग देने का ट्राई करेंगे, 2 छक्के 12 होता है, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, करेक्ट है। फिर 16 की बात करते हैं, इसको भाग देकर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है भाई, यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखना है कि ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हमारे पास हैं जो यहाँ पर है उभयनिष्ठ। तो बच्चे, कौन कौन से गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं उभयनिष्ठ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो भाई। यहाँ पर देखो, क्या ये और ये 2 और 2 उभयनिष्ठ है? बिल्कुल है। ये 2 और ये 2, क्या ये उभयनिष्ठ है? बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे क्या क्या उभयनिष्ठ दिखा आपको, यहाँ पे देखो 2 गुणित 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। क्या समझ में आया यहाँ पे कि भाई 12 और 16 का यहाँ पे HCF आपके पास क्या आ रहा है, HCF आ रहा है 4। ठीक है, मतलब 4 वो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 12 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा और जो कि 16 को भी क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो भाई महत्तम समापवर्तक तो सबको पता है अच्छे से, और अगर नहीं पता है तो यहां से समझ में आ रहा है कि भाई 4 ऐसा अंक है जो 12 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है और 16 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 4 है, करेक्ट। अब इसी को थोड़ा सा दैनिक जीवन के रूप में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में अगर समझने का प्रयास करें तो हम HCF को क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल रूप देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास केले हैं और मेरे पास है कुछ सेब। ठीक है, केले और सेब मेरे पास है, मान लो मेरे पास है 40 केले, ठीक है, और मेरे पास है 15 सेब। तो भाई ये तो नाइंसाफी हो रही है क्या, 15 सेब ले लिया है 40 केले? नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं है भैया।
सेब जो है ना महंगे होते हैं और जो केले हैं ना वो है सस्ते। ठीक है, 40 इसको ले लिया, इसीलिए ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं। खर्चे क्यों नहीं करने हैं सर? क्योंकि भाई इसको बांटने के लिए लाया हूं मैं, तो इसको बांटने हैं, इसको भी बांटने हैं। कैसा बांटना है, कैसा बांटना है इसको? तो इसको हमें बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो हमें यह जानना है कि अधिक से अधिक कितने लोगों को हम ये केले और सेब बराबर बराबर बांट सकते हैं, जिसमें केले भी सभी व्यक्तियों को बराबर मिले और सेब भी क्या हो, सभी व्यक्तियों को बराबर मिले। हमें क्या ज्ञात करना है? अधिक से अधिक कितने व्यक्तियों को हम बांट सकते हैं। तो जब भी बेटा बात आएगा ना अधिक से अधिक वाला, तो याद कर लेना क्या लेना है आपको, महत्तम समापवर्तक, मतलब क्या लेना है, HCF। तो यहां पे 40 और 15 ये अंक दिखाई दिया आपको, बस इन्हीं का क्या निकाल लोगे आप, निकाल लोगे HCF। किसका किसका? 40 का और 15 का। चलो कमेंट में मुझे सबसे जल्दी कौन बताएगा भाई कि 40 और 15 का HCF कितना आएगा? फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी। कौन बता रहे हैं मुझे, फटाफट से बताओ। 40 और 15 का HCF क्या आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दोनों को ही पूर्ण रूप से विभाजित करे, फटाफट से। ठीक है, कर दिया कमेंट। चलो देख लेते हैं 40 15। चलो भाई दोनों को ले लो। चलो इस प्रकार से अब अलग अलग निकालने की जगह डायरेक्ट निकाल के देखते हैं। चलो भाई 2 से भाग दोगे क्या? नहीं सर 2 से कैसे भाग देंगे, तो 15 आ गया, पॉसिबल नहीं है। 3 से भाग दोगे? नहीं सर ये तो 0 आ गया लास्ट में, 3 से तो भाग नहीं जाएगा। 4 से जा रहा है क्या? नहीं, 15 नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या? दोनों जाएगा, बिल्कुल। 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, करेक्ट है क्या? 5 से पूर्ण रूप से हो रहा है विभाजित। फिर है 8 और 3। तो अब हमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलने वाली जिससे 8 और 3 दोनों ही हो जाए विभाजित, तो आगे तो बढ़ने वाला नहीं है। तो यहां पे देखो 5 हमें मिल गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 40 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा और 15 को भी। मतलब क्या समझ में आया कि 40 और 15 का HCF कितना निकल के आ रहा है भाई? 5 निकल के आ रहा है। तो 5 क्या है? ऐसे 5 व्यक्ति हमें अधिक से अधिक हम 5 व्यक्तियों को, ठीक है, अधिक से अधिक हम 5 व्यक्तियों को सेब और केले को बराबर बराबर बांट सकते हैं। कैसे बराबर बराबर बांटोगे? आसान है भाई। 5 व्यक्ति के लिए आया, अब क्या करो, 5 भागित 40 कर दो। देखो 5 भागित 40 कर दो, 5 अट्ठे 40, तो 8 केले हर एक व्यक्ति को मिल जाएगा और 15 से भाग दे दो 5 को, तो 5 तिया 15, तो 3 सेब हर एक व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक है, 8 केले और 3 सेब हर एक व्यक्ति को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 व्यक्तियों को हम बराबर बराबर ये सेब और केले क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। सभी को समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया यहाँ पे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से भी हल करना पड़ेगा, तो इसका एक बार आपको उदाहरण देखना बहुत जरूरी था। तो यहां तक सभी चीजें समझ में आई। HCF सभी को क्लियर है? अगर HCF सभी को क्लियर है तो भाई कमेंट में जल्दी जल्दी बता देना, और जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो भी कमेंट में बताओ, ये ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब समझते हैं यहाँ पे आगे कि भाई हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं HCF के लिए, तो हमने अभी तक क्या समझ लिया? 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। ठीक है, यही पढ़ा ना हमने। देखो यहाँ पे 40 और 15 है, तो 40 15 को पूर्णतः कौन विभाजित कर रहा है? 5 कर रहा है। तो ये जो D है वो 5 ही है, करेक्ट। तो ये हमने पढ़ लिया किसके लिए? HCF के लिए। अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जल्दी से कर लो इसको रिवाइज। क्या पढ़ा था यहां पर? हमने पढ़ रखा है A बराबर BQ धन R, करेक्ट। और क्या पढ़ा था? R के लिए
आर छोटा होता है भाई बी से और शून्य से बड़ा है बराबर होता है। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ए जो होता है, ए हमारा भाज्य होता है, ठीक है। तो ए का मान तो अवश्य रूप से यहाँ पे बी से बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा बी से। तो यहां से हम जानते हैं कि ए क्या होता है, बड़ा होता है किससे, बी से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। ए क्या है, बड़ा होता है बी से। ये सभी बच्चे याद रखना, आगे ये काम आने वाला है। ए क्या होता है, बड़ा होता है बी से। तो जब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाओगे और वहां पे यूज होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि कोई दो अंक आपको जब मिले, कोई दो पूर्णांक ए और बी जब आपको मिले, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा अंक उनमें से बड़ा है। तो जो अंक उनमें से बड़ा होगा वो कहां पर आएगा, ए के स्थान पे आएगा, और जो अंक छोटा होगा वो कहां पे आएगा, बी के स्थान पे आएगा। तो भाज्य के स्थान पे बड़ा वाला अंक आता है और भाजक के स्थान पे क्या आता है भाई, छोटा वाला अंक आता है। ये सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई सीख लेते हैं आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है या फिर विधि है, जैसा कि अभी तक मैंने आपको बता दिया। तो इसके स्टेप्स देखते हैं, क्या करने से हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से, इस विधि की सहायता से महत्तम समापवर्तक प्राप्त होगा। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखना, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है बड़े। चलो भाई, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, यदि ए बड़ा है बी से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू धन आर, जैसे कि अभी मैंने याद दिलाया आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ए बराबर बी क्यू धन आर यदि ए बड़ा है बी से। करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, असल में हम ये करते हैं कि बी से हम भाग देते हैं ए को, ठीक है। तो यहाँ पे भागफल क्यू आता है और शेषफल हमें आर मिलता है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है, ओके। अब यहाँ पे आर जो मिल रहा है उसके लिए ध्यान देना है कि आर बराबर क्या हमें शून्य मिल रहा है, मतलब शेषफल हमें शून्य मिल रहा है क्या। अगर शेषफल शून्य मिल गया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आपका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर आपका हो जाएगा बी। मतलब ये जो आपका बी है भाजक है, ये क्या हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक, अगर आर बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। अगर आर बराबर शून्य नहीं हुआ, मतलब शून्य से बड़ा मिलेगा, ओके, शून्य से बड़ा मिल गया, तब क्या करेंगे, तब क्या करना होता है, तब भाई यहां पे जो हमारे पास ए था, ए की जगह में ये हमारा बी आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ आर था, तो बी की जगह में हमारा आर आ जाता है। इसका मतलब क्या है सर, ए की जगह में बी आ गया और बी की जगह में आर आ गया। सिंपल से अगर समझोगे इसे तो क्या कहना चाहता हूं मैं, इसका मतलब ये है कि जब आर बड़ा हो गया शून्य से, देखो यहां ध्यान से, आर जब बड़ा हो गया शून्य से, तो अब बच्चे अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, अगला स्टेप ये आपको करना है कि भाई आर से आप क्या कर दो, भाग दे दो किसको, बी को। आर से क्या कर दो, देखो भाग दे दो बी को, तो यहां पे आपको मिल जाएगा Q1 और फिर आपको यहां हल करने पर R1 नया शेषफल मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इस R1 के लिए भी हम वही करेंगे, क्या R1 बराबर 0 है ये देखेंगे, या फिर क्या R1 बड़ा है 0 से ये देखेंगे। अगर R1 बराबर 0 हो गया तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, देखो R जो है एचसीएफ एबी का कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ एबी का कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। और अगर आर बड़ा है 0 से तो क्या होगा, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे जैसे यहां पर किया था, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं रिपीट करता हूं, देखो सबसे पहले हमको देखना है कि दो अंक कौन कौन से दिए हैं, उनमें सबसे बड़ा अंक कौन है। तो मान लो ए बड़ा है बी से, तो जो बड़ा है वो भाज्य की जगह में आ जाएगा और जो छोटा है उससे हम बड़े वाले को भाग दे देंगे। तो इसका मतलब बी से ए को भाग दे देंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग गया ए बराबर बी क्यू धन आर, करेक्ट।
अब R बराबर अगर 0 आ जाता है तो सीधे सीधे आपका HCF कौन हो जाएगा, B मतलब कौन होगा, भाजक आपका सीधे सीधे HCF हो जाता है। अब ऐसा स्थिति भी आ सकता है जब R बराबर 0 ना हो, R बड़ा हो जाए 0 से, तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास भाजक होता है वो भाजक की जगह में आ गया, और जो शेषफल था हमारा R जो है वो भाजक की जगह में आ गया। तो R से हम इस बार अब B को भाग दे देंगे, तो फिर नया भागफल और शेषफल मिलेगा आपको। फिर अगले उस शेषफल के लिए फिर से वही स्टेप दोबारा दोहराएंगे। करेक्ट है। चलो, अगर यहां आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करोगे यार तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन से इसको एकदम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बच्चे इसका उदाहरण देखेंगे, क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहूं छोटा सा उदाहरण आप ले लो, कोई भी छोटा सा उदाहरण ले लो। जैसे कौन सा उदाहरण ले ले, हाँ सर 12 और 16 लिया था क्या शुरू में, चलो उसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाले थे शुरू में, HCF निकाले थे 12 और 16 का। करेक्ट। पहला स्टेप क्या है, ये देखना है कि 16 बड़ा है 12 से। हाँ भाई बिल्कुल 16 बड़ा 12 है। ठीक है, 16 बड़ा है किससे, 12 से। अगर 16 बड़ा है 12 से तो यहां पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, यहां पर हम, यहां पर देखो 12 से हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 16 को दे रहे हैं भाग। करेक्ट, तो क्या आ रहा है 12 एकम 12, कितना बच जाएगा घटाने पे, यहां बच रहा है 4। शेषफल कितना बचा, 4। क्या लिखोगे इसका मतलब, ये हो जाएगा 16 बराबर क्या आ जाएगा 12 गुणित 12 एकम 12 धन शेषफल क्या आ गया 4। करेक्ट। तो बच्चे यहां पे देखो जो शेषफल है कितना आया है, 4 है। तो सेकंड स्टेप क्या बताया था कि अगर शेषफल जो है R जो है बड़ा हो 0 से, तो भाई 4 तो बड़ा है 0 से, तो R क्या हो गया, बड़ा हो गया 0 से। तो यहां पे क्या हो जाएगा अगला स्टेप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम क्या करेंगे, 12 को लेंगे और लेंगे 4 शेषफल को, और क्या करेंगे, अब यहां पे हम 4 से किसको घटाएंगे, देखो 4 से हम घटा देंगे किसको, सॉरी 4 से हम भाग दे देंगे किसको, 12 को। ठीक है, 12 भागित 4 कर रहे हैं। करेक्ट, 12 भागित 4 यहां पे कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 4 तिया 12। करेक्ट, घटाएंगे आ जाएगा 0। तो बच्चे यहां से क्या आएगा, देखो R बड़ा है 0 से, तो ये जो हमारे पास 12 था ये हमारे कहां जाएगा, भाज्य वाले जगह में, बराबर जो हमारा शेषफल 4 था वो भाजक की जगह में देखो आ गया, गुणित 4 तिया 12 होता है बिल्कुल, तो शेषफल क्या हो गया 0। क्या बताया था मैंने, जैसे ही शेषफल 0 होगा वैसे ही हमारा जो भाजक है ये क्या बन जाएगा, आपका HCF बन जाएगा। करेक्ट, ये देखो क्या बन गया, ये HCF बन गया। करेक्ट, क्या समझ में आया यहां पे, इसका मतलब ये है कि HCF 12 और 16 का कितना है, 4 है, जो कि हमने पहले भी निकाल के बता दिया था। क्या किसी को कंफ्यूजन है यहां पे, समझ में आया क्या, पहला स्टेप क्या किया भाई, देखा कौन सा बड़ा है, तो 12 बड़ा है 16 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाया, 16 भागित 12 किया। ठीक है, 12 एकम 12, तो यहां आ गया 12, शेषफल बचा 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे जो होता है, यहां पे क्या है हमारे पास, भाजक है। अब हम भाजक को भाज्य की जगह में देखो ले लिए, और जो शेषफल आता है उसको, भाजक को भाजक की जगह में और शेषफल को किसके जगह में, भाजक के जगह में। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 12 बराबर 4 गुणित 3। ठीक है, तो 4 तिया 12 होता है बराबर धन 0। तो 0 क्या हो गया बच्चे, यहां पे शेषफल हो गया। अब शेषफल 0 जैसे ही हुआ वैसे ही क्या करते हैं, जो हमारा भाजक होता है, ठीक है, वो हमारा हो जाता है क्या, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहां से HCF 12 16 कितना आ चुका है बच्चे,
यहां से आ चुका है 4। क्लियर हुआ इतना सभी को? इसमें से भी नहीं क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते जाओ, आपको चीजें एक एक करके समझ में आएगी। अगर क्लास छोड़ के यहां से जाते हो तो आधा अधूरा गान कोई काम का नहीं आएगा, तो आगे देखना क्वेश्चन, वहां आपको समझ में आएगा। 3-4 क्वेश्चन करोगे एकदम माइंड आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक जल्दी से। 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। भाई अभी अभी मैंने ये वाला स्टेप बताया था, क्या आपको ये वाला स्टेप? मैं आपको बताऊं, ये वाला स्टेप सीधा सीधा फॉलो कर लो। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है शुरू में, ये वाला स्टेप फॉलो कर लो और इसके अनुसार आप बता दो कि कौन कौन से स्टेप आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में आ रहा है। देख लें क्या? चलो 81 और 237 है। समझ में आ रहा है कि 237 क्या है? बड़ा है 81 से। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या बनता है कि भाई हाँ 81 से भाग दे देंगे 237 को। ठीक है, चलो अगर आप 81 से इसे भाग दोगे कितने बार में जा सकता है भाई? सोचो जरा, 81 से भाग दोगे कितने बार में जा सकता है? 3 बार में जाएगा क्या? 8 या 24 हो जाएगा? नहीं, तो 2 बार में लेंगे। चलो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162 घटा दोगे क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 5 आपके पास, 7 से 2 गया, 13 में से क्या घटा रहे? 6, तो आ जाएगा 7, 1 वापस हो गया, ये हो गया 0। 75 बचा। मैंने क्या बताया था कि भाई यहां पर 75 जो है शेषफल है। चूंकि 75 क्या है? 75 बड़ा है 0 से, शेषफल क्या हो गया? बड़ा 0 से। तो ये जो आपका भाजक था पहले, वो आ जाएगा किसके जगह में? भाज्य के जगह में। 81 आ गया यहाँ पे। करेक्ट। चलो अब भाग दो। 75 एकम 75 होता है, बिल्कुल। क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 भी तो बड़ा है 0 से। ठीक है, 6 भी बड़ा हो गया 0 से। तो अब क्या करोगे? अब यहां पर 75 को लोगे। किसको ले लिया? 75 को। चलो भाई अगले पेज में चलते हैं। ले लिया है 75 को। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कितने बार में जाएगा? तो यहां से 6 एकम 6 घटाओगे 1 बचेगा 15, 6 दूनी 12 घटाओगे कितना बचा? 3 बचा। फिर से देखो भाई शेषफल तो 0 से अभी भी बड़ा है। सर क्या कर रहे हो भाई? शेषफल तो हर बार बड़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपका सवाल हल होने वाला है। तो यहां पर देखो 3 है और ये आपका क्या था? भाजक था। अब ये फिर भाज्य की जगह में आ जाएगा। 3 दूनी 6 होता है। अब ठीक है भाई, 6 में से 6 घट गया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे r बराबर 0 आया है। r बराबर जैसे ही 0 आया, इसका मतलब आपका HCF जो है 81 और 237 का कितना आया है? 3 आ गया है। ठीक है, ये जो आपका भाजक है ये आपका HCF हो जाएगा। सर क्या ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बना है? नहीं बच्चे, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताया हूं कि भाई हो यही रहा है, स्टेप यही फॉलो हो रहे हैं। तो लिखना कैसे है, सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लिखना कैसे है हमें। तो चलो देख लेते हैं कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिखने वाले हैं। तो भाई पहला स्टेप क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार पहला स्टेप क्या लिखेंगे? हम पहला स्टेप लिखेंगे कि भाई देखो 237 जो है ना वो है बड़ा है 81 से। करेक्ट, 237 क्या है? बड़ा है 81 से। कहने का मतलब जो बताया था ना, a बड़ा है b से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानते हो ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर b क्यू धन r होता है। करेक्ट, तो भाई 237 यहां लिखेंगे। 237 बराबर क्या हो जाएगा? b की जगह में 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे q क्या आएगा? तो q वही होगा आपका भागफल। तो देख लो यहाँ पे जल्दी से, भाग दिए थे तो कितना आया था? q 2 आया था क्या? बिल्कुल। तो 81 दूनी धन शेषफल कितना बचा था भाई? 75 बचा था क्या? ठीक है, तो शेषफल क्या ले लो? 75 ले लो। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि भाई 75 क्या है? बड़ा है 0 से। चलो
75 क्या है, बड़ा है शून्य से। जैसे ही 75 बड़ा हो गया शून्य से, तो 81 किसके जगह में आ जाएगा, 81 आ जाएगा आपके भाज्य के जगह में, और जो आपका ये शेषफल है वो आ जाएगा आपके भाजक के जगह में, मतलब ये आ गया 75। करेक्ट, यही किया था क्या, देखो यहां से आ गया 75। अब यहां क्या कर रहे हैं, 75 से 81 को भाग दे रहे हैं, कितने बार में जा रहा है, देखो एक बार में ले रहे हैं। शेषफल कितना बच रहा है, देखो शेषफल कितना बचा था, 6 बचा था। देखो शेषफल कितना है बच्चे, 6 है। ठीक है भाई, शेषफल ले लिया कितना, 6। करेक्ट, तो अब भी देख लो, अब ये 6 है, तो चूंकि ये 6 है, 6 भी तो बड़ा है क्या शून्य से, 6 बड़ा है शून्य से। अगर 6 बड़ा है शून्य से, इसका मतलब फिर से वही स्टेप फॉलो होगा। 75 कहाँ आएगा आपके, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताते जाओ जल्दी जल्दी। 75 कहाँ आएगा आपके भाज्य के जगह में, और 6 कहाँ आएगा आपके भाजक के जगह में। करेक्ट, तो यहां से लिख लेते हैं 75 कहाँ आ गया, भाज्य की जगह में, 6 कहाँ आ जाएगा, भाजक के जगह में। कैसे गुणा होगा, अगला स्टेप क्या था, देखो 75 देखो कहाँ आ गया, भाज्य की जगह में, 6 भाजक के जगह में। हल किया, कितने बार में लेके गए थे, 12 बार में, 12 छक्के 72 होता है। धन शेषफल कितना बचा था, चूंकि 12 छक्के 72 होता है, शेषफल कितना बचा, 3 बच गया। करेक्ट, शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। अब बच्चे यहां से क्या करेंगे, यहां से 6 हमारा कहां जाएगा, भाज्य की जगह में, 3 कहां जाएगा, भाजक की जगह में। तो क्या आएगा यहां से, ये आ जाएगा हमारे पास 6 बराबर 3। अब जल्दी से बताओ, हल करने में कुछ बचा है क्या, भाई 3 दूनी 6 होता है, सभी को पता है। तो 3 गुणित 2 हो जाएगा और धन 0। अब आया भाई हमारा r बराबर 0। r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। r बराबर 0, अतः क्या होगा, r बराबर 0 हो गया, अतः क्या लिखेंगे, अतः यहां से HCF जो है वो क्या होगा, अंत में जो हमारे पास भाजक था, जो कौन है, 3 है, वही हो जाएगा। 81 और 237, 81 और 237 का HCF कितना आ गया, 3 आ गया है। क्या सभी के दिमाग की बत्ती जल गई है, या किसी को है डाउट, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। क्या उनको ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाले स्टेप बताए थे, सभी को समझ में आया। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्टेप है बच्चे, इसको आप करो कहां, रफ में। सभी बच्चे क्या करना कि ये जो स्टेप है, ये सभी स्टेप आप कहां करना, रफ में करना। ये स्टेप आप जब रफ में कर लोगे तो आपको फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने में बड़ा आसानी होगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका पहला स्टेप था। ठीक है, पहला स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसके बाद ये आपका तीसरा स्टेप था, और ये आपका कौन सा था, ये चौथा स्टेप था। चौथे स्टेप में यहां से आपका r बराबर 0 आने से 3 आपका क्या आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। करेक्ट है, सभी को समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये मैंने एक बड़ा क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भाई 3, 4, 5, 6 बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले 12 और 16 लिया था, 12, 16 लिया, 2 स्टेप में आ गया सीधे सीधे से, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दो संख्याओं 650 और 1170 को विभाजित किया जा सके। भाई बड़े बड़े अंक देख के ना कोई घबराएगा नहीं, जितने बड़े अंक पेपर में पूछेगा ना उसका हल उतना ही इजी होने वाला है। इसमें तो आपको वो जो रफ वाला काम है ना वो भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे यहाँ पे आप बता सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना बच्चे, सबसे पहले काम क्या करोगे कि यहां पे देख सकते हो 1170 जो है बड़ा है 650 से, तो रफ वाला काम करना है क्या, चलो एक बार रफ वाला काम भी कर लेते हैं। 650
भाग दोगे 1170 को। ठीक है, मेरे साथ साथ सभी बच्चे हल करना, मेरे से पहले आंसर कर देना। ठीक है, अब देखो 650 से 6 दूनी 12 होता है, तो 2 से अगर करोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 650 गुणित 1 कर देंगे, घटा दो, क्या आ जाएगा 0, 7 में से 5 गया तो 2। अब यहां से क्या कर रहे हैं, 11 में से 6 गया तो 5, 520 आ गया। ठीक है, क्या बताया था मैंने, जो हमारा भाजक होता है वो अगर शेषफल बड़ा हो जाए 0 से तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो भाई ले लो भाज्य की जगह में, बहुत बढ़िया, ये ले लिया। ठीक है, अब यहां से देखो एक ही बार में भाग जा सकते हैं, एक से ज्यादा में तो बड़ा हो जाएगा, ये भी ले लो। चलो घटा दो, 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, ये आ गया आपका 520। चलो 520 क्या 130 से भाग जाएगा, कौन बच्चा बताएगा मुझे, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। क्या ये पूरी तरह से भाग जाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या ये जाने वाला है पूरी तरह से भाग, जल्दी से बताओ फटाफट से। 13 का पहाड़ा याद है किसी को, 13 चौक 52 होता है क्या, तो भाई 130 है, 4 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 520 आ जाएगा, घटा दोगे 0 आ जाएगा। क्या बात है, 520 आया, देखो यहां 130 आया था, तो 130 क्या था, बड़ा था 0 से, दोबारा स्टेप फॉलो किए थे, अब क्या आ गया भाई 0 आ गया, लास्ट में r बराबर 0 आ गया। जैसे ही r बराबर 0 आ गया, 130 हमारा क्या आ गया, HCF आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लगाओगे बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बड़े आसानी से लग जाएगा। कैसा, पहला स्टेप 1170 बड़ा है किससे, 650 से, करेक्ट। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे तो 1170 बराबर क्या आएगा, 650 गुणित 1 धन, देखना होगा शेषफल कितना बचा था भाई, 520 बचा था। चलो 520 आ गया, तो भाई अब यहां से सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल बड़ा हो गया 520 से, करेक्ट। तो यहां से क्या करेंगे, फिर हम यहां से अब 650 को लेंगे यहां, बराबर 520 को लेंगे यहां, गुणित 1 करेंगे, तो शेषफल कितना आने वाला है, शेषफल देखो 130 आएगा, तो धन 130 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल फिर आ गया बड़ा। ठीक है, तो शेषफल जब बड़ा आया तो तीसरा स्टेप क्या होगा, फिर से 520 यहां आ जाएगा भाज्य की जगह में, बराबर आपका शेषफल भाजक की जगह में, और 13 चौक 52 होता है, तो 130 गुणित 4 किया, 520 आया, तो शेषफल आया 0। जैसे ही शेषफल 0 आएगा, क्या कहोगे कि सर आ गया 130 हमारा क्या, HCF। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे सॉल्व किया, 3 स्टेप में आ गया क्या, सभी बच्चों को क्लियर है। तो भाई इसको लिखोगे तो कायदे से लिखना है, कैसे भाई लिखोगे, सबसे पहले 1170 बड़ा है 650 से, फिर क्या बोलोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख देना। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा, ये वाले स्टेप को लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या लिखोगे, अगले स्टेप में बोलोगे कि भाई यहाँ पे शेषफल क्या है, 520 है, जो कि बड़ा है 0 से, इसलिए फिर क्या होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 650 को क्या करेंगे, भाजक की जगह में लेंगे, और 520 को भाजक की जगह में लेंगे, और फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे अगले स्टेप में। फिर वैसे ही ये पूरा जो विधि है बच्चे क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि। और इस प्रकार हमारा HCF कितना आ गया, 130 आ चुका है। तो HCF 1170 650 कितना आ गया है, 130 आ गया है। सभी बच्चों को चमक गया क्या, सभी बच्चों को क्लियर है, सभी की दिमाग की बत्ती जली है, किसी को भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है फिर से पूछ लेना, ठीक है क्या, सभी को क्लियर है, जल्दी से बता दो फटाफट से। चलिए ओके, तो भाई यहां तक आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा। आपका होमवर्क तो रह गया है, होमवर्क भी करना है क्या, होमवर्क कर लें जल्दी से,
क्या पूछा था होमवर्क में मैंने? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन को कर दिया हाईलाइट। एक प्रश्न किया था, याद है? क्या वाला किया था? वर्ग वाला किया था, है ना। यहां क्या लिया? घन लिया। 9q धन 1 9q धन 8 के रूप का होगा, जहां q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या माना? ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। करेक्ट, ये मान लिया। जैसे ही हमने ये माना तो यहां पे हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहेंगे हम यहां पर? हम यहां पर कहेंगे a बराबर बी क्यू धन r, तथा r जो है वह छोटा है b से, बड़ा या बराबर होगा 0 से। ठीक है, ये जानते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो 9q का बात हो रहा है, 9q धन 1 9q धन 8 का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे इस प्रकार की संख्या लेते हैं जो भाई 9 से मिलता जुलता हो, जिसके पहाड़े में या कह सकते हैं जिस 9 के गुणनखंड में वो संख्या आ जाए। तो हम 3 को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? क्या माना? b बराबर 3 लेने पर। क्या मान लिया? b बराबर 3 मान लिया। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? a बराबर b बराबर जैसे 3 माना 3q धन। अब सर r क्या आएगा? क्या बताया था मैंने r के लिए? ये बताया था कि भाई यहां से देखो r छोटा होगा किससे? 3 से, और बड़ा बराबर 0 के हो सकता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। करेक्ट। तो यहां से 3q धन 0, 3q धन 1, 3q धन 2, ये 3 स्थिति बन सकती है। किसके लिए? हमारे धनात्मक पूर्णांक संख्या a के लिए। 3q धन 1 और 3q धन 2 बन सकती है। तो 3 स्थिति यहाँ पे बनेगी बच्चे, और तीनों स्थिति में हमें क्या करना है? चेक करना है कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करें तो क्या आएगा? 9q धन 1 और 9q धन 8 के रूप का आएगा। ये हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां से हमें यही चेक करना है। अब बच्चे यहां पर देखो, यहां से देखो हमने क्या लिया था? 3q धन 2 लिया था, है ना। तो यहां पे चूंकि यहां पे ऑलरेडी q दे रखा है ना, यहां पे q दे रखा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे? प्रश्न में यहां पे 3q धन 1 3q धन 2 जो लिया है, इसको क्या ले लेंगे? यहां पर a बराबर 3m या 3m धन 1 या 3m धन 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, बस हमने यहां पे ये चेंज कर दिया, q के जगह हमने क्या ले लिया? m ले लिया, ताकि आगे क्या हो? कंफ्यूजन ना हो। चलो भाई, अब एक एक स्थिति को जल्दी जल्दी देखते हैं और हल कर देते हैं। देखो भाई, पहला स्थिति क्या है? स्थिति 1, पहला स्थिति क्या है? पहला स्थिति, पहले स्थिति के अनुसार a बराबर क्या है? 3m है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? जैसे a बराबर 3m लोगे तो यहां पे आप क्या करोगे? घन करने पर। ठीक है, तो देखेंगे भाई a का घन क्या होने वाला है? घन करेंगे तो a की घात 3 हो गया और 3m की घात 3 हो गया।
हल करो इसे, a की घात 3, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 और m की घात 3। ओके, और हल करो, 3 या 27 होता है क्या, तो 9 गुणित 3 m की घात 3। अब m हमारा क्या है, m क्या है, यह भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चूंकि बेटा m धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका घन करोगे तब भी धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा, और 3 से गुणा करोगे तब भी धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा। तो 3m की घात 3 जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, अतः a की घात 3 बराबर 9q हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पे q क्या है, चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे जहां q बराबर 3m की घात 3 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जहां पे q क्या है, 3m की घात 3 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए 3m की घात 3 में हम क्या लिख सकते हैं, 9q ले लेंगे। तो एक रूप क्या मिल गया आपको, a की घात 3 का 9q बेटा यहाँ पे मिल गया है। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की ओर। स्थिति 2 क्या मिलेगा, स्थिति 2 में a बराबर 3m धन 1 हम ले लेते हैं। स्थिति 2 में हमने क्या ले लिया, a बराबर 3m धन 1, ये आपका 3m धन 1 मिल गया। तो यहां से क्या करोगे, इसका भी घन कर दोगे। घन करने पर क्या मिलेगा, a की घात 3 बराबर 3m धन 1 की घात 3। करेक्ट। अब जिस बच्चे को सूत्र याद है भाई उसके तो वारे न्यारे हैं, जिसको याद नहीं है ये एग्जाम में नहीं बनेगा। अगर मैं कहूंगा x धन y पूरे की घात 3 का सूत्र बताओ, तो जिसने बता दिया उसका तो ठीक है, जिसको याद नहीं रहा उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, x की घात 3 होता है धन 3xy गुणित x धन y की घात 3। ठीक है, ये इसके लिए क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र सभी बच्चे याद रखना। अब यहाँ पे देखो x की जगह में 3m है और y की जगह में 1 है। करेक्ट है क्या। तो यहां से हल करो तो आ जाएगा a की घात 3 बराबर x की जगह में 3m है तो 3m की घात 3 कर दिया धन 3 गुणित 3m गुणित y की जगह में 1, फिर 3m धन 1, फिर क्या आएगा देखो, फिर आ जाएगा धन y की जगह में 1 उसकी घात 3। हल करो तो क्या आ जाएगा, a की घात 3, 3 की घात 3 27, m की घात 3 धन 3 तिया 9m, 3m धन 1 और धन 1 आपको मिल रहा है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि है इसमें कोई डाउट? फटाफट से बता दो। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बता देंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लेना। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से a की घात 3 बराबर, क्या यहां से मैं 9m निकाल सकता हूं, क्या निकल जाएगा क्या 9m? तो देखो भाई क्या यहां से 9m निकल रहा है, ठीक है, तो यहां पे 9 को निकाल दो। पहले तो 9 निकाला, 9 तिया 27 होता है तो 3m की घात 3 आ गया। करेक्ट, धन m गुणित 3m धन 1 बचा। ओके, और एक अंतिम में कोष्टक लग जाएगा और धन 1 बच जाएगा। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? जल्दी से बता दो इतना क्या क्लियर है। ये आ गया आपका 9, 3m की घात 3, m 3m धन 1। मैंने क्या बताया था भाई, m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो बच्चे m अगर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तब m की घात 3 धनात्मक पूर्णांक होगा, 3m की घात 3 धनात्मक पूर्णांक होगा,
3m धन 1 ये पूरा भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, उससे m से गुणा होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, सभी को जोड़ोगे धनात्मक पूर्णांक ही रहने वाला है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, चलिए तो बच्चे जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि भाई यहां पर देखो ये सभी क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो जब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, a की घात 3 बराबर क्या लिखेंगे, 9, और यहां पे यह हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यह हो जाएगा q और धन 1 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है। जहां पे हम क्या कहने वाले हैं, जहां जो हमारा q है वह क्या हो रहा है, देखो जैसे यहां पे क्या था, यहां पे q 3m की घात 3 थी, वैसे बच्चे यहां पे q हो जाएगा 3m की घात 3 धन m गुणित 3m धन 1, ठीक है, गुणित क्या हो जाएगा, देखो 3m धन 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा q का मान हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये कौन सा रूप आपको मिल गया, देखो 9q धन 1 आपको यहाँ पे मिल गया, सेकंड स्थिति के लिए मिला है ये, करेक्ट। किसके लिए मिला, सेकंड स्थिति के लिए मिला। अब तीसरा स्थिति आपको देखना है, क्या लिखोगे भाई, स्थिति 3 लिखोगे। तीसरा स्थिति आप क्या कहोगे, तीसरा स्थिति हम लिखेंगे a बराबर 3m धन 2, क्या लिखेंगे, 3m धन 2 हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्लियर है। तो जब आप 3m धन 2 लिखते हो तब यहाँ पे अगर आप घन करते हो तो a की घात 3 और क्या हो जाएगा 3m धन 2, पूरे की घात 3 भी तो होगा। अगर इसकी घात 3 हो रहा है तो फिर से वही सूत्र लगेगा भाई, ये वाला सूत्र लग जाएगा। तो कैसे हल करोगे, यहां से आ जाएगा a की घात 3, फिर आ जाएगा 3m पूरे की घात 3 धन, फिर क्या आ जाएगा यहां से आपका 3, देखो 3 गुणित, देखो ये x की जगह और ये y की जगह है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3m गुणित यहां पे आ जाएगा 2, करेक्ट। फिर आ जाएगा आपके पास अंदर गुणे में 3m धन 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद y मतलब 2 पूरे की घात 3। इतना सभी को समझ में आ गया। तो यहां से आ जाएगा a की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो क्या हो जाएगा ये 27m की घात 3 धन, यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3 तिया 9m गुणित 2, फिर यहां से क्या आ जाएगा 3m धन 2 धन 2 की घात 3 मतलब 8। यहां से बच्चे क्या बाहर निकल रहा है, क्या फिर 9 बाहर निकल रहा है, निकाल दो, 9 बाहर निकला, 3m की घात 3 बचा, 9 बाहर निकला, 2m बचा, 3m धन 2 गुणे में बचा, और क्या बचा अंत में धन 8 भी, ठीक है। अब यहां से देखो ये पूरा जो भाग है इसको आप क्या लिख दोगे, जैसे पहले कर रहे थे q लिख दोगे और धन 8 लिखोगे, और क्या बताओगे भाई, और बता दोगे जहां जो q है क्या है, q बराबर है 3m की घात 3 धन 2m गुणित 3m धन 2 हमारे पास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका q हो जाएगा, क्योंकि q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये भी पूरा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। तो क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया कि भाई स्थिति 1 लिया, a बराबर 3m लिया, क्या मिला आपको, 9q वाला रूप मिल गया, a का घन क्या मिल गया, 9q वाला रूप मिल गया। उसके बाद कौन सा रूप मिला आपको, 9q धन 1 वाला रूप मिल गया। फिर कौन सा मिला आपको, 9q धन 8 वाला रूप मिल गया। तो जैसा हमें प्रश्न में पूछा था कि 9q धन 1 9q धन 8 के रूप का होता है क्या, बिल्कुल, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन
9 क्यू धन 1 और 9 क्यू धन 8 के ही रूप का होता है। बच्चे मानता हूं ये वाला सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये वाला सवाल सीख गए तो ऐसा कुछ भी सवाल आएगा आपसे पक्का हल हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? क्या जल्दी से बता दो अगर क्लियर है। कोई भी डाउट है तो मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूं। ठीक है, अब बच्चे देखो ये आपका है होमवर्क, इस होमवर्क को सभी बच्चे कर लेना। प्रश्न आपके सामने है, साइड हो जाता हूं, आप देख लीजिए आपका होमवर्क। ठीक है, ये प्रश्न पक्के से कर लेना, अगली क्लास में मुझे बताना कि सर ये हो गया है और मैं इसको अगली क्लास में आपको करा भी दूंगा। ठीक है, तो ये है आज का होमवर्क, इस होमवर्क को सभी को पक्के से करके लाना है। अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ेंगे और उससे के यहाँ पे अभ्यास प्रश्न हम बहुत सारे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अगली क्लास के लिए रहना रेडी। अभी तक जितना पढ़ चुका है कर लो एक बार रिवाइज। ठीक है, मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ और पढ़ते रहो। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, पढ़ के तो देख के। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।